कहते हैं कि लोकतंत्र में बड़ी ताकत होती है। जनता का आक्रोश रातों रात सरकार गिरा सकता है, लेकिन अगर आक्रोश तथ्य विहीन हो और असभ्य हो तो गलत के साथ साथ सही भी स्वाह हो जाता है। सच एक ऐसे अंधकूप में डूब जाता है जहां न्याय की आवाज नहीं, सिर्फ शोरगुल और हाहाकार का अंधकार होता है। गया के मौजूदा हालात देखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। कहीं भी 4 से ज्यादा लोग समूह में खड़े नजर आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि जरूरत ना होने पर वो घरों से बाहर ना निकले। पीछे सभी भीड़ आ रही है। सर, लोहार गली में हमें भीड़ ने घेर लिया है। पुलिस बंद हो जाओ। हम नीति सिंह। 4 महीने पहले हमारे पापा का ट्रांसफ़र गया में हुआ था और आज हमारा स्कूल में पहला दिन था। लेकिन हम सोचे नहीं थे कि ये गया शहर हमें उन बातों के लिए याद करेगा जिसका तब हमको ज़रा भी आभास नहीं था। अरे निशांत, संजय, रमेश, बहुत दमदार न्यूज़ लाया हूँ। क्या न्यूज़ बे? पेपर लीक होने से ज्यादा दमदार है क्या? अरे हमारा न्यूज़ सुनोगे तो ऊपर से नीचे तक पूरा लीक हो जाओगे। वो देखो। चपरासी बोला उसका बाप शिक्षा विभाग में अधिकारी है और बड़ी सी गाड़ी उसको छोड़कर गई है अभी। शिक्षा विभाग में अधिकारी? तब तो यार पढ़ने में फिसड्डी होगी। यार दिखती कमाल है। क्यों निशांत? चलो देखे इसके घुटने में कितना दिमाग है। तुम लोग अपना नजर और दिमाग इससे 2-4 मीटर दूर ही रखो। अब इसके दिल और दिमाग पर केवल हमारा ही मोहर लगेगा। घबराओ नहीं बाला, निशांत भैया मुहर लगाने आए हैं। अरे काहे इसके माथे से पसीना छुड़ा रहे हो? इनकी मत सुनिए, अपना बताइए। नहीं, रैगिंग नहीं कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। माई सेल्फ पे बताइए ना थोड़ा सा। माई सेल्फ नीति सिंह। माई फादर्स नेम इज प्रजापति सिंह एंड आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड। इंग्लिश फर्राटा है। आजकल की लड़की लड़का लोग को पीछे छोड़ रहा है। ये हमको बहुत बात है। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे, 4-5 मीटर। अरे बस। इंग्लिश तो अच्छा है तुम्हारा नीति। अब देखते हैं कि मैथ्स कैसा है। बताओ 204 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 2,04,000 मिलीमीटर्स। मैथ्स भी अच्छा है तुम्हारा। हमारा केमिस्ट्री जमेगा? जी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या मिश्रा जी? आपका सारा अर्जी मंजूर होगा, लेकिन जो लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। नीति, पापा आ गए। अच्छा, हम रखते हैं। प्रणाम। नीति, कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? अच्छा था। हमने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम्हें वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, किसी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कैसे लफंगे लोग भरे हुए हैं वहां। 1 साल काट लो, अगले साल किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे तुम्हारा। जी।
हम अब आर या पार का सोच लिए थे। हमारा जुनून हमको पागल बना रहा था और हमारा ये पागलपन, सबका ये वैसीपन जागने वाला था। चिंगारी उठ रही थी और अब सब कुछ झुलसने वाला था। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से चलिए, हमारी बेटी का अपहरण हुआ है। अपहरण? हाँ, नीति नाम है उसका। ये उसका फोटो है। वो एक लड़का है निशांत, उसने और उसके लफंगे दोस्तों ने हमारी बेटी को उठाया। प्लीज कुछ कीजिए, हमारी बेटी सिर्फ 16 साल की है, पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। देखिए, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन पहले बताइए कि निशांत और उसके दोस्त है कौन? वो चारों लड़के नीति के स्कूल में पढ़ते हैं और कई दिनों से नीति को परेशान कर रहे थे। और वो जो निशांत है ना, वो उन सबका दादा है। मैंने उसे खुद 2 बार नीति का पीछा करते हुए देखा है। अगर वो लड़के आपकी बेटी को पहले से परेशान कर रहे थे तो आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? हमें क्या पता था वो उठा के ले जाएंगे। देखिए, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से हमारी मदद कीजिए। देखिए, हमें ये बताइए कि वो किडनैप कहाँ से हुई है? स्कूल से या? स्कूल से नहीं, रास्ते से उठाया। आज शाम जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो अपनी सहेली के घर पढ़ने गई थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अंधेरा हो गया है और तुमने उसको सहेली के घर जाने दिया? अरे तुम्हें पता है ना वो लफंगे उसके साथ। अब देख क्या रही हो? फोन लगा उसको। जी। हमारी बीवी ने नीति की सहेली को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि वो वहां नहीं पहुंची। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आपकी बेटी का फोन स्विच ऑफ कितने बजे से? करीब 6 बजे से। पर आप हमारे पास 4 घंटे बाद आ रहे हैं। हमने कहा ना, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आपकी बेटी के फ्रेंड का नाम क्या है जिसके घर वो गई थी? आरती। अब खड़े खड़े हमारी आरती उतारेंगे या हमारी बेटी को ढूंढने में हेल्प करेंगे, या हम आपके सीनियर्स को फोन करें? देखिए, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। साहब, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। पढ़ने लिखने की उम्र में लड़की उठाने का काम करते हैं। माँ बाप को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए ताकि उनको पता तो चले उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हटिए, पूरे घर की तलाशी लो, पूरे घर का हर एक कोना चेक करो। अरे क्या बात है, क्या ढूंढ रहे साहब? निशांत, तुम्हारा बेटा है ना? हाँ। अपनी स्कूल की एक लड़की को अगवा किया है वो। अगवा किया? शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रजापति सिंह की बेटी नीति सिंह को उठाया है वो। सर, निशांत और नीति में से कोई भी नहीं मिला यहाँ। निशांत कहाँ है? कहाँ रखा है उसने नीति को? देखिए साहब, निधि कौन है हम नहीं जानते, पर हमारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा है कहाँ? वो तो शाम को अपने दोस्त के यहाँ चला गया है। अरे क्या बात है, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो भाई? माँ कमल के घर पे जा रहे हैं, हमारे सारे दोस्त आएंगे वहाँ। थोड़े पैसे दीजिए ना हमें। पैसे का है? वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पैसे भी हम बाद में दे देंगे। अरे माँ, पार्टी करने जा रहे हैं, अपने हिस्से के पैसे तो देने पड़ेंगे ना दोस्तों को, तो दीजिए ना थोड़ा सा पैसा। ले बेटा। थैंक यू माँ। शाम को घर से कितने बजे निकला हो? करीब 5 बजे। सर, ये प्रजापति जी की बेटी भी 5 से 6 बजे के बीच में गायब हुई थी। देखिए साहब, ये सब हम नहीं जानते। हमारा बेटा तो अपने दोस्त के यहाँ पार्टी करने गया है। दोस्तों के नाम, नंबर और पता हमें जल्दी बताओ। ठीक है, हम साहब से बात करते हैं। सर, समीर आरती की दोस्त नीति से मिला। उसने कंफर्म किया नीति आने वाली थी लेकिन नहीं आई। मतलब नीति का अपहरण नीति और आरती के घर के बीच के रास्ते से हुआ है। सभी जगह अच्छे से पूछताछ करो और पता करो कि निशान के बाकी दोस्त कहाँ हैं। सर। गौरी, पुलिस यहाँ क्या करने आई थी? अरे पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारे निशाद ने किसी ऑफिसर की बेटी का अपहरण किया है।
जिन लड़कों ने उस लड़की का अपहरण किया है, उस लड़की का नाम नीति सिंह है। उम्र 16 साल, रंग गोरा। फोटो भेज रहे हैं। कुछ भी अपडेट हो तो हमें बता दीजिए। इस केस की शुरुआत एक स्कूल के 4 नाबालिग लड़कों पर उनके ही स्कूल की एक नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप से शुरू हुई, जो कि इस केस की गंभीरता को बढ़ा रहा था। बच्चों और माता पिता सबका भविष्य ताक पर था। ये केस अब एक ऐसा विकराल रूप लेने वाला था जो बिहार से दिल्ली तक हाहाकार मचाने वाला था। तरीका थोड़ी है साहब। मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए। क्यों लेके जा रहे हैं? इन्होंने क्या किया? अपने पति को छुड़वाना चाहती हो तो अपने बेटे से बोलो थाने आकर सरेंडर कर दे। जब तक वो थाने नहीं आएगा उसका बाप अंदर रहेगा। अरे पर इन्होंने किया क्या है? इन्हें छोड़ दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। पर इन्होंने किया, अरे देखिए साहब, हम कुछ नहीं जानते हैं। अरे हम खुद अपना बेटा के लिए परेशान। वो और उसके दोस्त प्रजापति की बेटी का पीछा किया करते थे और आज उसे उठा लिया है। जानते हो क्या केस लगेगा उनपे? उसकी बेटी सिर्फ 16 साल की है। साहब हमारा बेटा भी तो सिर्फ 17 साल का है और उसने कुछ नहीं किया है। वो भी तो गायब है और आप उसे ढूंढने की बजाय हमें उठा लाए। तुम्हें अभी याद आ रहा है तुम्हारा बेटा गायब है? हाँ गायब तो है, लेकिन साहब वो किसी का अपहरण नहीं किया है, इतना हम जानते हैं। 16 वर्षीय नीति के अपहरण की सभी संभावनाओं को खंगाला जा रहा था और 17 वर्षीय निशांत के दोस्तों के बाद अब निशांत के माता पिता भी पुलिस की रडार में थे। लेकिन रात भर की तलाश के बावजूद भी कोई लीड नहीं मिल पाई थी। सर हमने निशांत के दोस्तों के बारे में सब पता किया। चारों में बहुत गहरी दोस्ती है। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि निशांत कुछ करे और उसके दोस्तों को पता ना हो? हमने तुम तीनों को कल भी बोला था, अगर हमसे एक भी बात छुपाई तो पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। नहीं, हम समझाते हैं। देखो बेटा, निशांत के बहकावे में आके तुमने जो कुछ किया है बता दो साहब को। हमें नहीं लगता कि निशांत ने नीति का अपहरण किया होगा। अच्छा, क्यों? वो और नीति प्यार करते थे एक दूसरे से। कहानी तो नहीं बना रहे? कहानी नहीं बना रहे सर, वो सच में एक दूसरे को चाहते थे और नीति ने तो निशांत का प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया था। नीति, तुमने हमको जवाब नहीं दिया। निशांत जी देखिए, हम देखो मना मत करना, बहुत पसंद करते हैं तुमको। फिर से आप जल्दी ही उनमें दोस्ती हो गया। वो बहुत खुश थे एक दूसरे से दोस्ती करके। ठीक है, तो ये बताओ कि वो दोनों अब कहाँ हैं? सर वो हमें नहीं पता। सर नीति और निशांत के कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं। पता चला दोनों में काफी बातचीत होती थी। निशांत के दोस्तों का भी कहना है कि नीति और निशांत एक दूसरे को पसंद करते थे और कॉल रिकॉर्ड से भी यही बात सामने आ रही है। उन दोनों के फोन स्विच ऑफ कहाँ हुए? नीति का फोन कल शाम 5:30 बजे उसके घर के एरिया में ही बंद हुआ था और जब नीति का फोन बंद हुआ था तो निशांत का फोन वही एक्टिव था और फिर कल शाम 6 बजे निशांत का फोन हाईवे पे बंद हुआ था और नीति को आखिरी कॉल आरती का आया था। हाँ सर, निशांत और नीति अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्त? सर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। नीति के फादर का कहना है कि निशांत ने नीति का अपहरण किया। नहीं सर, हमको वो सब नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जितना हम निशांत और नीति को जानते हैं, निशांत नीति का अपहरण नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जब परसों उसके पापा स्कूल में उसे लेने आए थे तभी से वो बहुत घबराई हुई थी और अगले दिन स्कूल भी नहीं आई और फिर पता चला कि निशांत और नीति गायब है। सर मेरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई। परसों प्रिंसिपल ने प्रजापति को स्कूल में बुलाया था। सर मैंने प्रजापति जी को स्कूल बुलाया था ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उनकी बेटी और निशांत के बीच में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती हो रही है। क्या हो रहा है? आपने नीति के फादर को सब कुछ बोल दिया और निशांत के पेरेंट्स को? सर निशांत के पेरेंट्स का नंबर मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने निशांत को वार्निंग दी थी कि वो अपने पेरेंट्स को ले आए।
पुलिस को छोड़ना ही पड़ेगा रंजीत भाई साहब को। घबराइए नहीं भाजी, अगर पुलिस ने रंजीत भाई साहब को नहीं छोड़ा तो हम उनके नाक में दम कर देंगे। नीति और निशान के प्रिंसिपल और दोस्तों की बात है और उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उससे तो यही लगता है कि इन दोनों के बीच में एफआईआर था। शायद निशान के घर वाले इस एफआईआर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन प्रजापति जानता था। फिर भी उसने पुलिस स्टेशन में आके कहा कि नीति को किडनैप किया गया है, जबकि ये केस इलोपमेंट है। सर, नीति का फोन उसके घर के एरिया में बंद हुआ था और उस समय प्रजापति भी वहीं था और निशांत का फोन हाईवे की ओर जाते हुए बंद हुआ था। सर, इसमें कहीं प्रजापति की कोई चाल तो नहीं है? हो सकता है प्रजापति को ये पता चल गया हो कि नीति निशांत के साथ भागने वाली है और उसने उन्हें दोनों को गायब कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, और बाद में थाने में आकर गलत कंप्लेंट लिखवा दी कि निशांत ने नीति को किडनैप किया है। चांद के बाबा को रिहा करो, रंजीत बाबा को रिहा करो, 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 रंजीत बाबा को रिहा करो, निशांत के बाबा को रिहा करो। शांत हो जाइए, क्या लगा रखा है यहाँ पे? आपने बिना सबूत के निशांत के पापा को गिरफ्तार क्यों किया? अरे खुद उनका बेटा लापता है, उनको ढूंढने के बजाय आप प्रजापति के दबाव में हम कमजोरों के साथ अन्याय कर रहे हो। अगर आपने उनको रिहा नहीं किया तो हमारा पूरा समुदाय यहाँ पे धरना देगा। चुप हो जाइए, शोर शराबा मत कीजिए, हम वैसे भी निशान के पिता को छोड़ने ही वाले थे। हमारी बेटी को गायब हुए 24 घंटे होने को आए और आप लोग उस लड़के के दोस्तों, घर वालों, सब पे भरोसा करके छोड़े जा रहे हैं। जवाब दीजिए, ये सब हो क्या रहा है? आवाज नीचे रख के बात कीजिए प्रजापति जी, और अब सवाल जवाब हम करेंगे। हमारी बेटी किडनैप हुई है और आपकी बेटी किडनैप हुई है? कोई विटनेस है इस बात पे? अरे हम बोल रहे हैं ना। आपका बोलना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कहाँ रखा है आपने अपनी बेटी को, निशांत को? इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास आप कर रहे हैं। आप पहले से जानते थे कि आपकी बेटी का और निशांत का एफआईआर चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बात आपने हमें नहीं बताई, और अब निशांत पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने आपकी बेटी को किडनैप किया है। अगर उसने किडनैप नहीं किया तो हमारी बेटी है कहाँ? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ रखा है उसे? क्या हम गायब करेंगे अपनी बेटी को? आपकी बेटी और निशांत के एफआईआर के बारे में सुन के आपको गुस्सा आया होगा, और हो सकता है कि आप ही ने अपनी बेटी के साथ साथ निशांत को भी गायब कर दिया। बहुत तेज दौड़ रहे हो इंस्पेक्टर। हमारी बेटी का कोई अफेयर नहीं था, वो सिर्फ 16 साल की एक नासमझ लड़की है, और वो निशांत, वो उसे फुसला रहा था। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पहले जो बताया अब भी वही बोल रहा हूं। हम पर आरोप लगाने की बजाय हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। प्रजापति सिंह का रवैया अब इस केस में ऑनर किलिंग का एंगल खड़ा कर रहा था, लेकिन निशांत के माता पिता कितने पानी में थे? क्या वो नीति और निशांत की बढ़ती नजदीकियों से अवगत थे? नीति और निशांत के रिश्ते की जो कहानी उसके दोस्तों से पता चली थी, क्या उसमें कोई सच्चाई थी? नीति और निशांत को गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे, और अब कुछ ऐसा होने वाला था जो कई बड़े अपराधों की चिंगारी भड़काने वाला था। हटिए, पीछे हो जाइए। चलिए पीछे पीछे पीछे, चलिए पीछे पीछे पीछे। प्रकाश, आसपास चेक करो, बॉडी का सरिया और कोई सुराग मिल जाएगा। इंस्पेक्टर, हमने कहा था ना कि हमारे निशान ने कुछ नहीं किया, फिर भी आप उसके पापा को उठा के लेके गए। उस प्रजापति को क्यों नहीं उठाया? उसने मारा होगा मेरी बेटी को। नीति के अपहरण से शुरू हुआ ये केस अलॉपमेंट और अब ऑनर किलिंग का भी केस नजर आ रहा था। जैसे जैसे दिखाई दे रहा था वैसे वैसे सुनाई भी दे रहा था, लेकिन ये मामला अभी और भी ज्यादा चिंताजनक बनने वाला था, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस केस की अगुवाई गया के एसपी श्रीधर पांडे को सौंप दी गई। मतलब जिस प्रजापति ने निशांत पर अपनी बेटी नीति की किडनैपिंग का आरोप लगाया था, अब उसी प्रजापति पर निशांत के घर और समुदाय वाले निशांत के मर्डर का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर निशांत का मर्डर हुआ है तो फिर नीति कहाँ है? हो सकता है प्रजापति ने नीति को गायब किया। गायब तो उस लाश का सर भी है। सर, ये प्रजापति की चाल हो सकती है खुद को बचाने की, पर वहाँ निशांत के घर वालों ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो बॉडी निशांत की है। निशांत के परिवार और समुदाय की मांग ने अब ऐसा हाहाकार मचाया कि नीति के पिता शिक्षा विभाग ऑफिसर प्रजापति सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। एसपी साहब, वो लोग पागल हो गए हैं। हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। किया नहीं है तो करवाया होगा।
उस महानुभाव का नाम बताइए जिससे आपने एक कांड करवाया है। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम एक इज्जतदार ऑफिसर हैं। आप पर आरोप भी बड़ा गंभीर है, नाम इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। यही सब सोचकर आप आवेश में आ गए ना। निशांत को तो मरवा दिया, अपनी सुपुत्री के साथ क्या किए वो बताइए। हमने कुछ नहीं किया। जब से उस लड़के का लाश मिला है ना, हमें तो खुद अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। लेकिन जब निशांत के घर वाले अपने बेटे की फिक्र में घूम रहे थे तो आप निशांत पर यह आरोप लगा रहे थे कि उसने आपकी बेटी को किडनैप किया है। अब निशांत की लाश मिल गई तो आपको सुर बदल गया। हमारे शब्द मत पकड़ो, उसको पकड़ो जिसने हमारी बेटी को गायब किया है। पकड़ तो रखा है अफसर साहब, सिर्फ कबूल करवाना बाकी है। बहुत आदत है ना इन्हें ऊपर फोन लगाने की, ऊपर से लेकर नीचे तक नापो इन्हें। इससे पहले कि इनका वकील जमानत लेके आए, कबूलनामा छप जाना चाहिए। एसपी साहब। शुक्ला जी, इस प्रजापति के कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? कौन है जो इसके लिए कांड किया होगा? कॉल रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल क्लीन है इसका, लेकिन आदमी बिल्कुल क्लीन नहीं लगता। लेकिन चार्जशीट बनाने के लिए इसके दाग तो ढूंढने पड़ेंगे। एक नाबालिग लड़के का मर्डर हुआ है और एक नाबालिग लड़की गायब है। अपने खबरी को ठीक से ब्रीफिंग दो। 1 और 1 2 नहीं तो 11 करो। ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। ओके सर। साहब, प्रजापति किसको सुपारी दिया इसका इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ ट्रांसफर लेने से पहले प्रजापति का पटना वाला घर औरतों की चीखों से गूंज रहा था। उनके कुछ पटना वाले पड़ोसियों से पता चला कि वो अपने बेटी और बीवी को पैर की जूती की तरह समझता था, और एक बार तो उसने अपनी बेटी को इतना मारा कि बेचारी 4 दिन सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। और सर, उसने अपनी बेटी को पीट के हॉस्पिटल का खर्चा भी सरकार से वसूला। तो हो सकता है प्रजापति ने इसी बेरहमी से अपनी बेटी को मार भी दिया हो। शर्मा, तुमने मुझे बताया था कि नीति की दोस्त आरती ने बोला था कि नीति अपने फादर से डरती थी। एक बार आरती से दोबारा बात कर। हाँ सर, उस दिन नीति अपने पापा से बहुत डर रही थी। तो वो इसलिए डर रही थी क्योंकि प्रिंसिपल ने उसके पापा को निशांत और उसके अफेयर के बारे में बताया। तुम इसके बारे में पहले से जानती थी, लेकिन हमें नहीं बताया। ऐसा और कुछ है जो हमें नहीं बताया? हमने आपसे और एक बात छुपाई है। जिस दिन नीति के पापा उसे लेने आए थे, उस दिन नीति ने हमें धीरे से आके बोला था, अगर हम कल स्कूल नहीं आ पाए तो निशांत को बता देना हम प्रॉब्लम में हैं। बस यही बोला था या और कुछ भी? बस यही बोला था सर। और जब अगले दिन नीति स्कूल नहीं आई थी तो हमने ये बात जाके निशांत को कह दी। और फिर क्या वो सब हमें नहीं पता। नीति और निशांत जिस शाम गायब हुए थे, उस शाम तुम्हारी नीति से क्या बात हुई थी? सर वो हम पहले भी बताए थे, वो हमसे मिलने आने वाली थी। अगर उसे तुम्हें मिलने आना ही नहीं था तो उसने फोन करके ऐसा क्यों कहा? सर शायद हमको लगता है कि उसकी माँ को दिखाने के लिए उसने झूठ बोला होगा। इस बार तो कोई झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं। मतलब प्रजापति निशांत और नीति दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है? जी सर। ठीक है सर, अभी भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। निशांत और नीति के फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है। उनका फोन नौरंगा के अशोक नगर में एक्टिव हुआ है। पुलिस ने जब छानबीन की तो सामने आया कि नीति और निशांत के फोन सहरसा की एक मोबाइल शॉप में बेचे गए थे। साहब, हम नहीं जानते इन दोनों को। हाँ, एक आदमी आया था 2 फोन बेचने के लिए। कौन था वो आदमी? पहचानते हो उसे? उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। कब आया था दोनों फोन बेचने के लिए? 2 दिन पहले साहब। निशांत की लाश मिली 5 दिन पहले और फोन बेचा गया 2 दिन पहले। इसका मतलब है निशांत की बॉडी मिलने के 3 दिन बाद। सर, वो दोनों फोन किस आदमी ने बेचे हैं इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा। दुकान में कोई CCTV कैमरा नहीं है और वो दुकान वाला उस आदमी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। वो जो कोई भी है, उसका निशांत के मर्डर और नीति के गायब होने से कनेक्शन। शर्मा, हो ये भी सकता है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम हो जिसने ये सब प्रजापति के कहने पे किया हो। लेकिन प्रजापति तो मुंह नहीं खोल रहा है। हो सकता है उसकी बीवी को इस बारे में कुछ पता हो। हमने सुना है कि आपके पति आपके साथ साथ अपनी बेटी पे भी हाथ उठाते थे। आप फिर भी उन्हें बचा रही हैं। आप जानती हैं ना, आपके पति ने नीति के साथ भी वही किया जो निशांत के साथ किया। नहीं। निशांत और नीति के गायब होने से 1 दिन पहले आपके पति को नीति के अफेयर के बारे में पता चल गया था। क्या हुआ था उस शाम? पापा,
यही सब करने के लिए भेजा था तुमको स्कूल? हमारा नाम, इज्जत सब डुबो दिया। क्या किया इसने? इसकी इस हरकत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम ही ने इसको इतनी छूट दी थी। पापा! पापा! आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद, और अगर तुमने ज्यादा ममता दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या किया आपके पति ने? नीति के साथ क्या हुआ? निशांत को कैसे मारा गया? माँ, हमें प्लीज हमारा एक बार फोन दे दीजिए। लेकिन बेटा, तेरे पापा। माँ, हमें किसी से जरूरी बात करनी है, प्लीज। उसी लड़के से बात करनी है ना तुझे? हाँ, और चाहिए तो आप भी हमें मार लीजिए, लेकिन हम निशान से सच में प्यार करते हैं। हमें प्लीज उससे एक बार बात कर लेने दीजिए, प्लीज। हेलो आरती। ठीक है माँ, हमें आरती के घर जाना है। झूठ मत बोल, तू कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो तेरे पापा। माँ, हम उनके आने से पहले आ जाएंगे, प्लीज हमें जाने दो। ठीक है, लेकिन सुन, उनके आने से पहले वापस लौट आना। सर, उसके बाद नीति घर नहीं आई, और जब ये घर आए तो हमने उन्हें सब बता दिया। तो आपके पति ने पता लगा लिया होगा कि निशांत और नीति कहाँ हैं, और उन्हें गायब कर दिया। निशांत की तो लाश मिल गई है, नीति के साथ क्या किया? माना कि वो नीति के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन वो उसे मार नहीं सकते। मारा नहीं होगा तो कहीं छुपा के रखा होगा। हमें कुछ नहीं पता, बस आप हमें हमारी बेटी ढूंढ दीजिए। हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। नीति अब कहां थी, अब भी पहेली बनी हुई थी। नीति के पिता अपने बयान पर कायम थे, और पुलिस पिछले दिनों मिली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को स्कैन करके इन संभावनाओं को भी खंगाल रही थी कि क्या मर्डर नीति का भी हुआ था। और सवाल यह भी उठ रहा था कि अगर नीति और निशांत का मर्डर हो गया था, नीति और निशांत के मोबाइल बेचने वाला शख्स कौन था? क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था? आखिर क्या हुआ था नीति और निशांत के साथ? ये राज अभी कई और चौंका देने वाले एंगल्स खड़े करने वाला था। सर, ये बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर, इस लड़के की मौत गला दबाकर हुई है। पहले से मारा गया होगा और फिर उसका सर काट दिया गया होगा। इस लड़के की उम्र करीब 20 से 22 साल होगी। आर यू श्योर कि उसकी उम्र 20 से 22 साल ही होगी? क्योंकि निशांत की उम्र तो 17 साल की थी। यस सर, आई एम वेरी मच श्योर। ये जो बॉडी है वो एक एडल्ट बॉडी है, और इस लड़के की उम्र 20 साल से कम तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये बॉडी निशांत की नहीं है, और अगर ये बॉडी निशांत की नहीं है तो उसके घर वालों ने ये बात क्यों मानी कि ये बॉडी उसकी है? सर, या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हें गलतफहमी हुई है। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो बॉडी निशांत की नहीं है तो फिर किसकी है? प्रकाश, तुम ये पता लगाओ कि 20 से 22 साल के किसी लड़के की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। और शर्मा, तुम निशांत के घर वालों से मिलो, उन्हें कहो कि उस बॉडी के डीएनए से हमें उनका डीएनए मैच करवा के देखना है। देखो उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। जी सर। हटिए, आप लोगों को हमारे साथ आना होगा। आपका डीएनए सैंपल लेना है। डीएनए का डीएनए? देखिए, हमें लगता है कि हमें जो लाश मिली है वो निशांत की नहीं है, और एक तरह से आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है आपका बेटा निशांत जिंदा हो। आप सब हमारे दुख का मजाक बनाने के लिए आए हैं। आप सब लोग बिक चुके हैं उस प्रजापति के हाथों। उसने कहा होगा ना कि वो लाश निशांत की नहीं है, ताकि वो हत्या के केस से बच जाए। हमें बस ये लग रहा है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई। हमें ये चेक करना है कि वो लाश निशांत की है या किसी और की, इसलिए आपका डीएनए उस लाश के डीएनए के साथ मैच करना है। देखिए साहब, हमको कोई डीएनए फीएनए मैच नहीं करवाना है। आप जाइए और जाके प्रजापति को अंदर कीजिए। कोई ने हमारा बेटा को मरवाया है, प्रजापति ही हत्यारा है। सर, निशांत के घर वाले डीएनए टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं, और उनके समुदाय के लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पहले निशांत के घर वालों ने एक सरकटी लाश को निशांत की बॉडी मान लिया, और अभी डीएनए सैंपल देने से भी मना कर रहे हैं।
जी सर, इसके अलावा आसपास के थानों में भी पता किया, कहीं भी किसी जवान लड़के की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है जो उस बॉडी से मैच करती है। निशांत ओझा की लाश दो, 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 निशांत ओझा की लाश दो। देखिए, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच नहीं हो जाती हम आपको लाश नहीं सौंप सकते हैं। हमारा सहयोग कीजिए। हम उस लाश का डीएनए निशांत के माँ बाप के डीएनए से मैच करवा के देखना चाहते हैं कि वो लाश निशांत की है या किसी और की है। अरे बंद कीजिए आपका नाटक और इनके बेटे की लाश इनको सौंपिए। और ये मत समझिएगा कि हम लोग प्रजापति के खिलाफ लड़ नहीं सकते। हमारा पूरा समुदाय रंजीत ओझा भाई के साथ है। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता हम आपको लाश नहीं दे सकते। अपने अपने घर को लौट जाइए, वरना हमें बल का प्रयोग करना होगा। सर, ये हंगामा निशांत की फैमिली की कोई चाल हो सकता है वो लोग ये जानते हैं कि निशांत तो नीति का है और निशांत को प्रजापति के एलिगेशन से बचाने के लिए उन्होंने ये उल्टा दाव खेला। कहानी कुछ भी हो सकती है शर्मा। अगर निशांत के परिवार वाले डीएनए टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो तुम लोग ये पता लगाओ कि अगर निशांत नहीं मारा गया तो वो डेड बॉडी किसकी थी और निशांत और नीति का उस डेड बॉडी से क्या कनेक्शन हो सकता है। ओके सर। बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और निशांत के घर वालों की डीएनए ना करवाने की जिद अब निशांत के घर वालों को शक के दायरे में ले आई थी और नीति के पिता की जमानत को मंजूरी मिल गई थी। और पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो बॉडी निशांत की नहीं थी तो मर्डर किसका हुआ था, नीति और निशांत के गायब होने का राज क्या था। लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज करता निशांत का समुदाय उस सरकटी लाश को अब भी निशांत की बॉडी मानकर विरोध की एक ऐसी चिंगारी भड़का रहा था जो पूरे शहर को झुलसाने वाली थी। रंजीत और उसके मरे हुए बेटे को हमारे समुदाय की मदद चाहिए। पुलिस की मनमानी और अन्याय नहीं चलेगी। हमारे समुदाय की इज्जत की रक्षा के लिए आप सबको आगे आना होगा। जरूरत पड़ी तो हम पुलिस पे लाठी चार्ज भी करेंगे। गया पुलिस, निशांत ओझा को, गया पुलिस, निशांत ओझा को। जल्दी से गाड़ी पीछे लो। सर, पीछे तभी भीड़ आ रही है। सर, लोहार गली में हमें भीड़ ने घेर लिया है, जल्दी से बैकअप भेजिए। इतनी रात हो गई है, अकेले हैं आप, थोड़ा संभल के आइएगा। अरे तुम्हारे सैया दरोगा तो डर काहे का, 30 साल से सर्विस में है, आज तक कुछ हुआ जो अब होगा। तुम चिंता ना करो, हालात सब काबू में है। अच्छा ठीक है, रखती हूँ अब फोन, जल्दी आइए। कल रात पुलिस स्टेशन से घर लौटते वक्त किसी ने उन पर अटैक किया, शायद दंगाई भीड़ ने। लेकिन कल रात दंगों की कोई खबर नहीं थी। मुझे ये काम दंगाइयों का नहीं लगता। जैन सर, बट सर ये केस किडनैपिंग, एलोपमेंट या ऑनर किलिंग का नहीं है। मुझे तो इसके पीछे बहुत बड़ी गेम लगती है। और हम, लेकिन सर डीएनए टेस्ट करवाए बगैर हम बॉडी कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं?
राइट सर। जय हिंद सर। निशांत के घर वालों को बॉडी हैंड ओवर कर दो। लेकिन सर, आई नो शर्मा, डीएनए टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ पीस इज आवर प्रायोरिटी। डीएनए सैंपल प्रिजर्व करवाओ और बॉडी हैंड ओवर कर दो। सर। दंगों में जितने भी लोग मरे हैं उनकी मौत दंगों की वजह से नहीं हुई है। किसी ने इस मौके का फायदा उठाया है। हमें दंगा करने वाले और करवाने वाले हर किसी आदमी को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन सर, भीड़ हजारों की थी, आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होगा। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है शर्मा, और यह पता लगाना है कि इन दंगों के पीछे का मकसद क्या था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिस किसी ने भी इन राइट्स को कवर किया है उनसे वीडियोस और पिक्चर्स मंगवाओ। आइडेंटिफाई दोज फेसेस जिन्होंने ये दंगे करवाए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से इस पूरे एरिया के लोगों के वोटर आईडीज की कॉपी मंगवाओ। मैच दोज फेसेस। और सबसे जरूरी बात ये पता लगाना है कि अगर वो डेड बॉडी निशांत की नहीं थी तो मारा कौन गया, और निशांत और नीति वो दोनों कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ। सब भड़काने वाले चेहरों की पहचान करके जो बेहद चौंका देने वाली थी। सर, दंगाइयों में 3 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो गया के नहीं है। यहाँ की वोटर आईडी लिस्ट में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पता करो ये कौन है, और जहां कहीं भी मिले उठा के लेके आओ। क्यों किया है दंगा, किसके कहने पर करवाया? साहब, हमें फौजी भैया बोले थे साहब, बोले थे तोड़फोड़ कर दिए, 1-2 लोगों को मारना है। पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आग भी लगानी है साहब। क्यों करवाया उसने दंगा? हमें नहीं पता साहब, उसने हमें ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे, हमने कर दिए साहब। मतलब इन दंगों को भड़काया है उस फौजी ने, लेकिन मकसद क्या हो सकता है? उठा के लाओ उस फौजी को, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के बाद वो भागने के चक्कर में होगा। क्विक सर। फौजी घर में नहीं है मतलब भागने की फिराक में होगा। एक टीम को रेलवे स्टेशन जाने को बोलो, तब तक हम लोग बस स्टॉप पे देखते हैं। ओके सर। सर वो देखिए, ये तो फौजी है। किसके कहने पर करवाया सर? वो लाश किसकी थी जिसको तुमने निशांत की लाश बताकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया? निशांत और नीति कहाँ है? हमको कुछ नहीं पता, हमको फंसाया जा रहा है। ऐसे नहीं बोलेगा। और सेवा करो इसकी। सर, फौजी के बारे में कुछ बातें पता चली। फौजी ने कई सारे ट्रैक्टर्स और टिलिंग मशीन्स बैंक से लोन लेके खरीदे थे जो वो चुका नहीं पाया। इस वजह से बहादुरपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं और कोर्ट में भी कई केसेस चल रहे। दंगों के दौरान पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आग लगाई गई थी और इस आग में फौजी के खिलाफ के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए। सिर्फ अपने खिलाफ केसेस के डॉक्यूमेंट्स खत्म करने के लिए तूने इतना बड़ा दंगा करवाया? कुछ पता भी है कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए? आप कुछ भी बोलिएगा और हम मान लेंगे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच सच बोल। वो लाश किसकी थी बता, जिसको तूने निशांत की डेड बॉडी बताकर इतना बड़ा दंगा करवाया? हमको मारकर आप हमारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। इतने लोगों को मरवाने के बाद तुझे अपने राइट्स याद आ रहे हैं? इससे पहले मेरा दिमाग खोल जाए, अपना मुंह खोल दे। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा कोई हाथ नहीं है, न ही उस सरकटी लाश के पीछे, न ही निशांत और नीति के गायब होने में। हम तो बस अपने कुटुंब के लिए आवाज उठा रहे थे। आवाज उठा रहा था। लेकिन फौजी एक शातिर क्रिमिनल था और पुलिस उससे कुछ भी कबूल करवाने में सफल नहीं हो पाई थी। केस डेड एंड पर नजर आ रहा था। लेकिन वो सरकटी लाश किसकी थी? उसे निशांत की लाश मनवाने का मकसद क्या फौजी के अपराधों से ही जुड़ा था, या फिर इसमें निशांत के घर वालों की भी कोई भूमिका थी, या फिर नीति के पिता के खिलाफ कोई साजिश?
क्या नीति और निशांत जिंदा भी थे या फिर राज कुछ और ही था? अरे हम तो है कानी बुद्धि के, तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ था? लोग थूक रहे हैं, हमारे मुंह पर थूक रहे हैं लोग। हमारी बात सुनिए ना, हम पुलिस के पास चलते हैं, वही ढूंढेंगे हमारे निशान। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, हमारा वो मान लिया था ना, हमारा ही समझो उसको। नीति और निशान को दिल्ली में देखा गया है। दिल्ली चलने की तैयारी करो। निशांत ने हमें अगवा नहीं किया था, हम अपने पापा की वजह से भागे थे। हमारे पापा को जब ये पता चला कि हम निशांत से प्यार करते हैं तो उन्होंने हमें मारा और कमरे में बंद कर दिया। हमने अपनी मम्मा से झूठ बोला और निशांत के साथ मिलकर दिल्ली भाग गए। लेकिन सर कुछ ही दिनों में हमारे पैसे खत्म हो गए। हम दिल्ली में काम की तलाश में थे जब आपको हमारे बारे में पता चला। तो मतलब जब तुम्हारा शहर जल रहा था तुम पूरा देश घूम रहे थे, कभी अखबार पलट के देखा नहीं? कई मारे गए, कई घायल हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और हिंसा की आड़ में कई खूंखार अपराधियों को फरार करवा दिया गया। फौजी इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत मुहैया नहीं हो पाए और ना अभी तक ये पता चल पाया कि वो सरकटी लाश किसकी थी जिसे निशांत मानकर ये बवाल मचाया गया। इस केस की सुनवाई आज भी अदालत में जारी है। 17 वर्षीय निशांत को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है और नीति की कस्टडी उसकी नानी को सौंप दी गई है। लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे हेड कांस्टेबल नवीन शुक्ला समेत कई पुलिसकर्मी शहीद हुए और कई परिवार बिखर गए। कहते हैं कि जब झूठ डंके की चोट पर बोला जाता है तब सच पर काली पट्टी बांधी जाती है। लेकिन बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर भरोसा कर लेना, भेड़ चाल में जुड़कर सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना, सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं। अगर हमें अपना विरोध जायज भी लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंसा भड़काएं, तोड़फोड़ करें। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल लोग हर छोटे बड़े मुद्दों के विरोध में बेहद हिंसक हो जाते हैं। बात तो वो अपने न्याय की करते हैं, लेकिन उनका रवैया न्याय व्यवस्था को ताक पर रख देता है, जो कि लोकतंत्र की आजादी में अराजकता का माहौल पैदा कर देता है और जिसकी हानि पूरे देश और समाज को भुगतनी पड़ती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। टीवी, हाँ जब देखो टीवी टीवी। मामा छोड़ो प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। अरे अगर हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाई लिखाई कराई होती ना तो इस घर में हम अपना माथा नहीं फोड़ रहे होते। इसलिए तुमको समझाते हैं, अगर 4 अक्षर पढ़ लोगी ना तो दुनिया सलामी ठोकेगी तुम्हें। हमें सलामी नहीं चाहिए, हमें टीवी चाहिए। सुभान लड़ती हमसे। हाँ चलो आओ यहाँ पर, जब देखो टीवी टीवी टीवी। परेशान हो गए हम तुम्हारी टीवी से, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आते। बैठो चलो पढ़ो यहाँ पर। क्या कर रही हो? ऐसा लगता है एक दिन इसकी जान लेके रहोगी तुम। अरे तो मम्मी हमारी बस। कोयल बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चलो हमारे साथ मंदिर चलो। हाँ पर माँ जी हमारी बात तो सुनिए आप एक बार के लिए। बिल्कुल चिंता मत करना, हम है ना तुम्हारे साथ। चलो मंदिर जाएंगे। खूब निशाने पे तीर मारे थे आप, आपका नशक एकदम सही था। तूने ठीक से तो पता किया है ना? दीदी हम कभी आपको कोई गलत खबर दिए हैं क्या? वो जो बैंक वाली मैनेजर मैडम है ना रूही, वो क्या ही जाते हैं साहब मुंह मारने। अभी भी साहब वही है। अरे बस करना, कितना साफ करेगी? वैसे भी लिपस्टिक का दाग तो मिटा देगी, बाकी लव बाइट्स का क्या करेगी? इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और तुम्हें टिकट मिलने के चांसेस हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरे साथ भले तुम जितनी मर्जी डर्टी पिक्चर बना लो, लेकिन लोगों के सामने
तुम्हारी इमेज एकदम क्लीन होनी चाहिए, समझे? मतलब खूबसूरत तो तुम है ही, बाकी दिमाग भी बहुत चलता है यार। हाँ? अच्छा, तो मैं तुम्हें पसंद हूँ? बार बार बोल के बताई जाए जरूरी नहीं होता है ना, और को समझो। तो अच्छा चलो यही बता दो, मैं तुम्हें ज्यादा पसंद हूँ या फिर तुम्हारी बीवी? तुम्हारा यही गुस्सा तो मुझे अच्छा लगता है। आई लव इट। जान ले लेता है मेरी। अब इस टाइम कौन आ गया? क्या? अभी जो देखना था देख लिया, बिना चूचा किए वापस जा। चल निकल निकल। अगर हम थोड़ा पढ़ लिख लिए होते ना माँ जी, तो सुजीत कभी भी उस बैग वाली औरत के पीछे पागल नहीं होते। अब ये टसुए बहाकर अपना खून क्यों जला रही है तू? क्या कमी है तुझे यहाँ पर? हाँ, अच्छा खाना पीना मिलता है, इतना बड़ा घर है, तेरी एक बेटी है और पति। रचने दे उसे रासलीला, तू अपनी गृहस्थी संभाल बस। और अगर उस औरत के चक्कर में सुजीत ने हमें छोड़ दिया तो? अपने हाथ सीखने के लिए ना कोई भी कभी भी अपना घर नहीं चलाता। अरे लाख लड़कियां घुमा ले वो, लेकिन समाज में उसकी इज्जत बीवी और बच्चे से ही होती है। तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा वो। अब तू ये रोना धोना बंद कर, उसे अपनी दुनिया में खुश रहने दे, तू अपनी दुनिया में खुश रह। अरे बहू, हम जरा मंदिर जाके आ रहे हैं। हेलो, हमारी सास मंदिर गई है, आने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। आप तुरंत आ जाइए। अभी नहीं, घर पे कोई है, बाद में आना। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। जब तक हमारी जिंदगी से एक कांटा नहीं निकल जाता, तब तक हमें कोई भी चीज सुख नहीं देगी। हम पर भरोसा रखो, वो जरूर मरेगी। और नहीं मरी तो तुम हमारी विद्या की परीक्षा लेना चाहती हो। इससे अपनी थोड़ी सी उंगली काटो, परिणाम तुम्हारे सामने होगा। काटो। अरे इसको इससे गुनाह करो और इस पे जोड़ दो, इतना तो आसान है। क्या मम्मी आप कुछ भी पढ़ा रहे हो? अरे पर खाने में कड़ी चावल बनाए हैं, आपको पसंद है ना? अरे तुम हमारी पसंद की चिंता रहने दो, वो हम देख लेंगे। तुमको इस घर में सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है ना, तो जो मर्जी बना के खाओ, लेकिन हमारा दिमाग ना खाओ तुम। हाँ जान, हाँ बस आ रहा हूँ। बाय दादी। बाय बेटा। हाँ जी, आप मैनेजर को फोन कर लीजिए, बुकिंग का वही देखेगा। हाँ जी क्या?
हाँ पेमेंट का भी वही। हाँ ठीक है ठीक। हाँ डेट सेम डेट जी ठीक। देख बेटा, हम तुम दोनों के बीच में बोलते तो नहीं है, लेकिन एक बात बताएं, कल तुम्हारे जाने के बाद दीवार पे सर मार मार के इसने अपना सर फोड़ लिया। वो तो भगवान का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, लेकिन कल अगर कुछ कर बैठेगी तो क्या करेंगी? तुम परेशान ना हो माँ, हमको पता है बहुत ज्यादा नौटंकी कर रही है आजकल। श्याम जी एक बार गाड़ी रोक दीजिए। क्या हुआ मैम? मैडम हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे इसका टिफिन तो चेक करने दीजिए, इसने टिफिन रखा भी है या नहीं रखा, वरना स्कूल वापस आना पड़ेगा देने। अरे ढोंगी, तूने हमको बेवकूफ समझा है क्या? हाँ कुछ भी नहीं हुआ उस औरत को। हुआ क्या है? होना क्या था, गुस्से में आके हमने अपना सर दीवार पे फोड़ दिया। हमारा सर तो सूज गया, लेकिन एक खरोच तक नहीं आई उस औरत को, हमने देखा है। बेवकूफ तो तुम हो ही। हमने अपनी विद्या के माध्यम से तुम दोनों की आत्माओं को जोड़ा था। तुम्हें जितनी बार उसे कष्ट देना है उतनी बार अपनी आत्मा को उसकी आत्मा से जोड़ना पड़ेगा, और उतनी बार हमें तुम दोनों की आत्माओं को जोड़ने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। लो इससे मारो खुद को, अब असर जरूर होगा। अरे ओ बाबा, अगर असर नहीं हुआ तो सारे पैसे वापस। भरोसा रखो। बस श्याम जी आप यहीं रोक दीजिए, मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है। कोयल बेटा, शाम को लौटते हुए इसे ले भी आऊंगी, ठीक है? चल आज दादी के साथ स्कूल। हाँ आ जाओ, जल्दी आना, घर में कोई नहीं है। तुम्हारा तो समय गलत चल रहा है, 2-3 घंटे बाद आना, अभी घर पे कोई है। अरे बाबा, अब आप ये रस्सी का क्या कर रहे हैं? फांसी का फंदा बना रहे हैं। फांसी का फंदा? आप ना बस यहाँ बैठ के ये इड़म गिड़म करते रहिए। आपको लगता है फांसी का फंदा बनाने से वहां उस रूही की मौत हो जाएगी? नहीं, फंदा बनाने से नहीं, तुम्हारे इस फंदे को गले में डाल के लटकने से वो जरूर मर जाएगी। क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको लगता है अपनी सौत को मारने के लिए हम खुद अपनी जान देंगे? तुम्हें जान नहीं देना है, तुम्हें बस इस फंदे पर लटकना है। तुम्हारी जान जाए इससे पहले हम तुम्हें बचा लेंगे। अब तक सब कुछ सच हुआ है ना, भरोसा रखो। आओ इस स्टूल पर खड़ी हो जाओ। पर आपने तो पूजा की ही नहीं। ये सिर्फ अभ्यास है, हम ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि इससे तुम्हारी जान को खतरा तो नहीं है। खड़ी हो जाओ स्टूल पर। ये ठीक है ना? ठीक है, आप स्टूल हटा सकते हैं। पानी पियो। वाकई में बहुत बहादुर हो तुम। सचमुच अपनी सौत से छुटकारा पाना चाहती हो। तुमने आज वो कर दिखाया है जिसे करने के लिए अच्छे अच्छे की आत्मा कांप जाती है। लेकिन तुम्हारे गले का निशान कोई देखेगा, कोई पूछेगा तो?
अगर कोई हम पे ध्यान देता तो ये सब करने की हमें जरूरत ही क्या थी। अरे कोयल, कोयल, चल बेटा, लेट हो रहे हैं हम लोग। प्लीज मम्मा चलो ना हमारे साथ प्लीज। कोयल, उसको नहीं आना तो छोड़, तू चल मेरे साथ, जिद मत कर। निकालो यार गाड़ी तुम। आ जाओ। चिंता मत करो, आज जाने के लिए नहीं कहूंगी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? सो गई है क्या? पता नहीं। आपके पास दूसरी चाबी है क्या? हाँ। मीना, मीना, ये क्या हो गया? मीना, कोई भी पत्नी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए, लेकिन अपनी इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए मीना ने जो रास्ता चुना था वो गलत था। मीना अंधविश्वास में पड़कर अपने आप को चोट पहुंचा रही थी ताकि वो रूही को दर्द दे सके। मीना एक तांत्रिक के साथ मिलकर रूही को मारना चाहती थी, लेकिन इसके विपरीत अब वो खुद अपनी जान गंवा बैठी थी। एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, आज मीना घर में अकेली थी। हम सब होटल गए थे, मतलब हमारा अपना होटल है, वहाँ पे एक जानने वाली की सगाई थी, हम लोग वहाँ गए थे। मीना की तबीयत खराब थी इसलिए हमारे साथ नहीं आ पाई थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वापस आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। माँ के पास दूसरी चाबी थी, उससे हम लोग दरवाज़ा खोल के अंदर आए तो ये पंखे से लटक रही थी। फिर हमने आपको फ़ोन किया सर। आपकी बीवी किसी तनाव में थी या कोई परेशानी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। सर बॉडी पे कोई चोट का निशान नहीं है, लेकिन गले पर ऐसे का निशान है सर। दरवाज़ा अंदर से बंद है, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है, मतलब बाहर से कोई नहीं आया। मिश्रा, आसपास जितने भी हार्डवेयर स्टोर हैं उससे पता करो कि ये रस्सी कब और किसने खरीदी, और पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो कोई सुसाइड नोट मिलता है क्या? सर। ठीक है। सर ये तो राग जैसा लग रहा है। त्रिपाठी सर, इसका सैंपल लो और चेक करवाओ कि ये क्या है। सर। मम्मा! कोयल बेटा चुप हो जा। दादी कहाँ लेके जा रहे? ये कौन है? नौकरानी है साहब, झाड़ू पोछा करते। तुम? और क्या हालचाल? तुम्हारी बीवी मर गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार तुम सवाल जवाब करके मेरा दिमाग खराब मत करो। पुलिस वालों ने ऐसे दिमाग की दही कर रखी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? अबे तुम पुलिस वाले पता करो ना किसने किया है। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। वैसे ये सवाल तो मैं भी करना चाहती हूँ कि ये सब हुआ कैसे? वो खुद मरी या फिर? हमारे रास्ते का कांटा थी, हट गई ना। अब वो खुद मरी कि किसी और ने मारा, क्या फर्क पड़ता है?
साहिब, तो अपना मर्द किसी दूसरी औरत के पास जाए तो जान तो जलेगी ही ना। हम ही बताए थे दीदी को कि वो साहब वो रूही मैम के पास जाते हैं। दीदी फनफना कर गई थी उसके घर वो दिन, लेकिन फिर साहब डांट कर भगा दिए। तो बहुत बड़ा तमाशा करके आई थी अगले दिन दीदी। दीदी दीदी सुनो तो, दीदी रोही बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, रहने दीजिए, और साहब भी बहुत गुस्सा करेंगे। चुप चुप। मिश्रा की फाइल है, इसे सबमिट कर दो, ठीक है? तू बैंक मैनेजर है ना? देखो तो सुंदर भी बहुत है, तो फिर इधर उधर मुंह क्यों मारती फिरती है? ज्यादा आग लगी है तो शादी कर ले, या फिर कहीं और जाकर अपनी आग बुझा, लेकिन हमारा घर बर्बाद करना बंद कर। शट अप यू चीफ विमेन, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, जब अपना मुंह काला कर रही थी तब तुझे शर्म नहीं आई, और अब अपना काला मुंह दिखाते हो तो शर्मा रही है? अरे बेइज्जती क्या होती है ये मैं तुझे अब बताऊंगी। सिक्योरिटी! ये क्या तू यहाँ 2 टके की नौकरी कर रही है? क्यों समय बर्बाद कर रही है? एक काम कर, धंधा कर ले जाके, पैसा भी बहुत कमाएगी और तुझे मजे भी बहुत आएंगे, लेकिन हमारे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तुम्हारी मैडम ने इतना तमाशा किया, वो रूही, उसने कुछ नहीं कहा? साहब वो जानती थी कि मालिक के होते हुए उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। हमारी बेइज्जती करा के आई है। एक बात कान खोल के सुन ले, तू औरत है और हम मर्द हैं, हम एक नहीं 100 के साथ सोएंगे। अरे क्या कर रहा है? छोड़ उसे, हट जा इधर से। उस दिन के बाद तो साहब दीदी पर मातम सा छा गया था, ना बोलती थी ना अपनी सुध लेती थी, लेकिन पिछले 1-2 महीने से उनके चेहरे पर रौनक आ गई थी। तो क्या मीना के पति सुजीत ने उस रूही से मिलना छोड़ दिया था? नहीं साहब, तो छुट्टे सांड की तरह हो गए थे, उनको किसी का डर नहीं लगता था, रोज जाते थे रूही मैम से मिलने। दीदी तो एकदम पगला सी गई थी। हाँ जान, हाँ शाम को आऊंगा मिलने। अरे पक्का आऊंगा। हाँ दीदी, आपकी हालत देख के ना हमको बहुत दुख हो रहा है। अब ज्यादा दिन दुख नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे तरीका मिल गया है उस रूही को अपने पति से अलग करने का। कौन सा तरीका? जब काम हो जाएगा तो बता देंगे, लेकिन तब तक एकदम चुप, किसी से कुछ मत कहना। ऐसा क्या तरीका मिला था मीना को? पता नहीं साहब, वो बताने से पहले दीदी गुजर गई। ठीक है, तुम जाओ, कुछ पूछना होगा तो फिर बुलाएंगे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। देखो मिश्रा। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मीना की मौत 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है, और सर पर 2 महीने पुरानी चोट के निशान भी हैं। सर ये देखिए, वोकल कॉर्ड पे अंदरूनी इंजरी के निशान है, और सर ऐसे ही निशान 2 महीने पहले के भी हैं सर। हो सकता है कुछ दिन पहले भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बॉडी में कोई नींद की या बेहोशी की दवा मिली? सर बॉडी तो एकदम क्लीन है। इसका मतलब है कि मीना ने सच में सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन मीना ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। आमतौर पे सुसाइड करने वाले विक्टिम सुसाइड नोट जरूर छोड़ते हैं। उस रस्सी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, पूछताछ जारी है। जरा इसके पति के बारे में भी पता करो। सुजीत के मुताबिक उस दिन वो होटल में था, वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो वाकई वहां था या नहीं। सर सर, होटल की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। लगाओ। ये देखिए सर, सुजीत ने कहा था कि वो पूरे टाइम होटल में ही था, लेकिन ये देखिए सर गेट की फुटेज। सर इस फुटेज में सुजीत बाहर जाते हुए भी दिख रहा है, और ये देखिए सर 1 घंटे बाद वो वापस भी आए। मिश्रा, इस सुजीत से मिलो, देखो कि ये पुलिस के साथ लुक्का छिपी क्यों खेल रहा है। आपने कहा था कि 29 तारीख को पूरे दिन आप होटल में थे, लेकिन 1 घंटे के लिए आप बाहर गए थे। कहाँ गए थे आप? हमारा एक खास दोस्त है, उसके पास गए थे। और उस खास दोस्त का नाम?
क्या? मैंने पूछा उस खास दोस्त का नाम क्या है? रूही। हाँ सर, उस दिन सुजीत मेरे घर पर आए थे। एक्चुअली सर उस दिन बैंक हॉलीडे था, इसलिए हम दोनों ने टाइम साथ में स्पेंड किया था। अगर आप 29 तारीख को 1 घंटे के लिए रूही के घर गए थे तो ये बात आपने पुलिस से क्यों छुपाई? सर हम शादीशुदा आदमी हैं और ये कानपुर है, यहाँ औरत मर्द की दोस्ती पे सवाल तो उठेंगे ना। अच्छा, तो आप दोनों दोस्त हैं? सिर्फ दोस्त। रूही बैंक में मैनेजर है और हमको अपने होटल के बिजनेस के लिए लोन की ज़रूरत थी। लोन लेने गए थे उसके बैंक, वहीं हमारी मुलाकात हुई और दोस्ती भी। लेकिन वहाँ आपके आसपास के लोगों का कहना तो कुछ और ही है। देखिए सर, बात ऐसी है कि वो लोग हैं, उनका काम है कहना, और वैसे भी अगर ऐसा कुछ है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि हमने अपनी पत्नी की हत्या की है। और आप जबरन एक आत्महत्या को हत्या करार देने पे क्यों तुले हो? ठीक है, आप जा सकते हैं। मिश्रा, जहां ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ये सुजीत और रूही दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखो कि उस दिन इन दोनों की लोकेशन क्या थी। ओके सर। सर, कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सुजीत अपना फोन होटल पर ही छोड़ कर गया था और रूही की फोन की लोकेशन उसके घर पे ही दिखा रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों खेल खेल रहे हैं। ऐसा करो, सुबह इनके घर के आसपास पूछताछ करो। किसी ने तो सुजीत को अपने घर आते देखा होगा। सर। 29 तारीख को सुजीत माँ और बेटी के साथ बाहर गया था। हाँ सर, हमने देखा था। अच्छा, बीच में सुजीत वापस आया था? ये तो याद नहीं साहब। ठीक है साहब, एक बात बोलूं? बोलो। मुझे लगता है कि मीना भाभी का किसी से कोई चक्कर था। साहब, मैंने कई बार एक आदमी को देखा था, जब घर पे कोई नहीं होता था तभी वो मीना भाभी से मिलने के लिए आया करता था। दिखने में कैसा था? पता नहीं साहब, कभी चेहरा देख नहीं पाया, और दोनों इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें देख न ले। और मीना भाभी पहले खुद दरवाज़ा खोल करके देखा करती थी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, उसके बाद वो बाहर निकलता था। साहब, हमेशा गमछे से चेहरे को छुपा लेता था। अब आदमी की नीयत में खोट हो साहब, तभी ना कोई चोरों की तरह मिलता है। अच्छा, 29 तारीख कोई आदमी यहाँ आया था? आदमी का तो पता नहीं, पर उधर एक तांत्रिक को देखा था। तांत्रिक? हाँ साहब, गले में माला, हाथ में अंगूठी, बड़ा अजीब ही लग रहा था वो, और बहुत देर तक वो खड़ा भी रहा। उसका स्केच बनवा सकता है? नहीं साहब, इतना याद नहीं है, एक ही बार देखा था ना। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो थाने बुलाएंगे तुझे। जी साहब, आऊँगा। चलो। मिश्रा, मीना के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ और पता करो कि आदमी कौन था। और हाँ, ये भी पता करो कि क्या मीना किसी तांत्रिक के टच में थी जिससे उस दिन उसकी बात हो रही हो। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस आदमी के बारे में सुजीत को पता चल गया और इसीलिए उसने मीना को मरवाया। तुम्हारी बीवी बहुत जलील करके गई थी मुझे, कह रही थी कि मैं धंधा शुरू कर दूं, पैसे भी मिलेंगे और मजे भी आएंगे। अब उसी के बॉयफ्रेंड के चर्चे सुन रही हूँ। तुम्हारा ड्राइवर बता के गया था, हुआ क्या था? हाँ? मेरे सामने तो बड़ा मर्द बनते हो तुम, अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाए। ये हुई ना बात, मेरे एंग्री यंग मैन। ये सब मैं जानबूझ के बोल रही थी ताकि तुम अपना गुस्सा दिखाओ। गुस्से में तुम और भी अच्छे लगते हो। हमारा गुस्सा देखना है तुमको? हाँ? अरे 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 क्या? दिखाते हैं तुमको अपना गुस्सा। सर, ये है मीना के कॉल रिकॉर्ड्स। अपने नंबर से वो ज्यादा लोगों से तो बात नहीं करती थी, और करती भी थी तो अपने परिवार के लोगों से। सर, मीना के IMEI नंबर की डिटेल से पता चला कि उस फोन में वो दूसरा सिम भी इस्तेमाल कर रही थी, और उस नंबर से वो एक ही नंबर पे कॉल करती थी। हमने पता लगाया तो पता चला कि नंबर फर्जी है। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जो मीना से छुप छुप कर मिलने आया था? और ये मीना किसी तांत्रिक के टच में थी क्या? नहीं सर, मीना तो किसी तांत्रिक के टच में नहीं थी। हाँ, लेकिन रूही के कॉल लिस्ट में एक तांत्रिक का नंबर मिला है, उसका नाम भैरव है। भैरव?
उठा के लाओ इस भैरव। तुम तांत्रिक हो। मीना के घर से उस दिन हमें राख मिली थी और वो राख तांत्रिक विधि के लिए ही इस्तेमाल होती है। हमें कुछ नहीं मालूम। और ये तुम लोग यहाँ मुझे क्यों लेके आए हो? अभी पता चल जाएगा। मिश्रा, ये पासबुक तुम्हारी है ना? हाँ। रूही मिश्रा ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। किस लिए किए थे? मीना को मरवाने के लिए, और तुमने उसका काम कर दिया। क्यों? हे बच्चा! हे बाबा, ये बच्चा बोल के गच्चा किसी और को देना। सच उगलवाने की कई विधियां हमें भी आती हैं। मिश्रा, इन्हें उल्टा लटका के जरा इनके नीचे से मिर्ची जलाओ। चल। अरे नहीं, चल। नहीं, साहब मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ साहब। रूही मैडम मेरे पास आई थी करीब 10 महीने पहले। मीना मैडम को मरवाना चाहती थी मेरी विद्या से। वो बैंक में जाके उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी उनकी। इस औरत को खत्म करना है। बेटा, विधि में खर्चा लगेगा। बाबा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस काम पूरा होना चाहिए। फिर क्या साहब? आप तो जानते हैं ये तंत्र मंत्र विद्या सब ढोंग है साहब। कुछ होता है इससे। मीना मैडम के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए और रूही मैडम को हम लोग टालते रहे, लेकिन वो समझ गई। क्या रे बाबा, इतने दिनों से तो मुझे पागल बना रहा, मुझसे पैसे हेट रहा और बोल रहा मेरा काम हो जाएगा। अब तक वो औरत मरी क्यों नहीं? अरे बेटा, थोड़ा समय दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा, अपनी जो ये पाखंडीगिरी है ना अपने पास रख। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। पर बेटा वो मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए बस। हम उनको 3 महीने तक टरकाते रहे साहब, लेकिन बाद में उसने सुजीत से पिटवाने की धमकी दे दी हमको, तो हमने उन्हें पैसे वापस किए। कैश दिया था साहब। हाँ सर, मैंने भैरव को पैसे दिए थे मीना को मरवाने के लिए, क्योंकि सर उसने बहुत इंसल्ट की थी मेरी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। फिर उसके बाद भैरव के तंत्र मंत्र काम नहीं आए तो भैरव ने मुझे मेरे सारे पैसे वापस लौटा दिए। फिर सर मैं चुप होकर बैठ गई। उसके बाद तो मेरा गुस्सा भी शांत हो चुका था। गुस्सा शांत नहीं हुआ था, बल्कि आप सही मौके का इंतजार कर रही थी। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। यकीन हम सिर्फ सबूतों पे करते हैं मैडम। मिश्रा, ये भैरव और रूही दोनों एक जैसी रटी रटाई बातें कर रहे हैं। कोई ना कोई कनेक्शन तो है मीना, रूही और भैरव के बीच। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये देखिए सर, मैंने मीना, भैरव और रूही तीनों के कॉल लिस्ट को अच्छे से चेक किया और करीब 2 महीने पहले मीना ने एक नंबर पे 3 से 4 बार बात की और उस नंबर से ये भैरव लगातार कांटेक्ट में था। और सर जिस दिन मीना मरी उस दिन भैरव ने इस नंबर पे कई बार कॉल किया। और किसका नंबर है ये? किसी जगत का है सर। ये जगत कौन है? नहीं मालूम साहब। सुबह से शाम तक इतने लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, किस किस को याद रखें कौन कौन है कौन नहीं। देख बाबा, सच सच बोल दे, वरना तेरे कष्ट बढ़ने वाले हैं। बोल। हमें नहीं मालूम साहब। कभी कंटाब का आशीर्वाद लिए हो? ले जाओ इसे, और तब तक मारो जब तक ये अपने सारे तंत्र मंत्र ना भूल जाए। ले लो। साहब जगत मेरा चेला है। मतलब जगत भी एक तांत्रिक है? जी। और मीना जगत से बात क्यों कर रही थी? नहीं मालूम साहब, लेकिन जगत कभी भी फंसता है तो हमें फोन करता है। कहाँ रहता है ये जगत? ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। कौन हमारी पूजा भंग कर रहा है? साहब हम क्या किए? हमको काय को ले जा रहे हैं? हम कुछ तो नहीं किए। एक मिनट रुको। क्या हुआ साहब? इस आदमी को जानते हो? यहीं पास में रहता है। हाँ साहब, तांत्रिक है ये। और तो और इसके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, खास करके औरतें। क्या ये औरत भी आती थी वहां पर?
हाँ साहब, इस औरत को आते हुए देखा है मैंने बहुत बार। अच्छा, अभी एक हफ्ता पहले ये आदमी आया था रस्सी लेने, ऐसी वजह? नहीं साहब, ये आदमी तो नहीं आया था, पर ये औरत जरूर आई थी। चल। अरे वाह, गुरु घंटाल का काम चेले ने कर दिया। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि तेरी बात मान लूं, लेकिन क्या करूं? तेरे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं हमें। मीना तेरे घर आती थी, 2 महीने पहले उसने तुझसे फोन पे बात भी की थी, और इस रस्सी की गांठ तेरे पास के दुकानदार ने खोल दी है। तेरे कहने पे ही मीना ने ये रस्सी खरीदी थी ना? हाँ साहब, लेकिन हमको कुछ नहीं पता साहब। हम मीना मैडम से मिले जरूर थे, लेकिन भैरव बाबा के कहने पर। देख जगत, हम पैसे लेके फंस गए हैं। वो रूही बहुत खतरनाक औरत है, तुझे ये काम करना ही होगा। लेकिन बाबा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं मीना के बारे में सब कुछ पता करके तुझे बता दूंगा। तू वही बातें उसे बता के उसे बोतल में उतार ले। फिर 1 हफ्ते बाद हम मीना मैडम के घर गए, जब उनके घर कोई नहीं था। हम तेरा सारा दुख दूर कर सकते हैं। बाबा बकवास मत कीजिए, आपको अनाज चाहिए, हम लाके देते हैं। तेरा पति तुझ पे बहुत जुल्म करता है। 3 दिन पहले तूने अपने पति को डराने के लिए मरने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ तेरे चेहरे पे दिखता है बच्चा, लेकिन मरना कोई समस्या का समाधान नहीं। मरो नहीं तो फिर क्या करूं बाबा? मार दो उसको जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, मार दो। साहब, हमने उनको झूठ बोलकर अपने जाल में फंसा लिया था। हमने उनको कहा था कि हमने उनकी आत्मा को रूही की आत्मा से बांध दिया है। अब अगर उनके शरीर को कष्ट होगा तो रूही को भी कष्ट होगा। हमने उनको अपना उंगली काटने को कहा, और भैरव बाबा ने रूही मैडम को। ओ बाबा, जाहिल समझा क्या मुझे? वो मीना होगी जाहिल, मैं नहीं। और अपनी उंगली काट कर मैं खुद को तकलीफ क्यों दूं? अरे मीना को लगना चाहिए ना कि तुम्हारी उंगली कटी है। बाबा, उसके लिए उंगली काटने की क्या जरूरत है? मैं पट्टी भी तो लगा सकती हूँ। मीना मैडम जब भी अपने आप को चोट पहुंचाती, जगत मुझे बता देता और मैं रूही मैडम को बता देता था। रूही मैडम अपने हाथ में पट्टी बांध लेती। मीना मैडम को विश्वास हो जाता कि हमारी विद्या काम कर रही है। और ये मक्कारी का खेल खेल के तुमने उसकी आत्मा को ही निकाल दिया। साहब, मैं मीना मैडम से मिला ही नहीं हूं, मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं है। हम तो सिर्फ रूही मैडम के कहने पर ये सब कर रहे हैं। सर, मीना के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। और उस दिन 29 तारीख को ही भैरव ने मुझे बताया था कि जगत ने ये काम करने के लिए मना कर दिया है। तो तुम्हारे दोनों प्यादों ने ये करने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या किया तुमने? कैसे मरवाया मीना को? सर, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मीना के साथ। मतलब तुम ऐसे नहीं बोलोगी? वनीता, इन्हें अंदर लेके जाओ और अपने तरीके से पूछताछ करो इनसे। नहीं सर, नहीं सर, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ सर। क्या शायद सुजीत ने मीना को मारा है सर। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मीना के मर्डर के अगले दिन ही सुजीत ने मुझे इशारों में बताने की कोशिश की थी कि उसी ने शायद मीना का खून किया है। हमारे रास्ते का काटा थी हट गई ना, अब वो खुद मरी कि किसी और ने मारा, क्या फर्क पड़ता है? आप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 बार पूछेंगे, हमारा एक ही जवाब होगा कि मीना की हत्या हमने नहीं करवाई है और ना हमने की है। हाँ, ये सच है कि हम उस दिन होटल से घर गए थे क्योंकि हमको शक था कि मीना का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हम बस वही देखने गए थे, और जब हम घर पहुंचे। झूठ बोल रहे हो तुम घर गए, तुमने मीना को उसके यार के साथ देखा, गुस्से में पागल हो गए और तुमने उसे मार दिया। अरे सर, आप ठंडे हो जाइए। 4 दिन में चुनाव होने वाला है, हमको टिकट मिलने वाला है। ये सब झमेले में पड़कर मैं टिकट करवाना है क्या हमको? देखिए सर, उसकी हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको मत घसीटिए इसमें आप। ठीक है, इतना पता चल गया है और भी पता चल जाएगा। अंदर करो इसे। 1 मिनट, एक अंदर करो क्या मतलब? सर, आप गलत कर रहे हैं, ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको, बता रहे हैं। इन्हें चलो। अरे हमारा उसके हत्या से कोई लेना देना नहीं, बता रहे हैं आपको। पहले भैरव, फिर जगत, फिर रूही और फिर सुजीत। पुलिस के पास ये 4 चेहरे थे जिन पर उन्हें पूरा शक था, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और सबने ये माना था कि वो मीना के खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने मीना का कत्ल किया है। और पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी गुत्थी थी वो थी उस आदमी की जो मीना के दूसरे नंबर पर उससे बात किया करता था और जिसे गमछे में मुंह छिपाकर आते जाते सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। आखिर कौन था यह आदमी और एकदम से गायब कहां हो गया था?
क्या इसी ने मीना का कत्ल किया था, या फिर इसने कत्ल होते हुए देखा था और डर कर कहीं छिप गया था? आखिर कौन था मीना का असली कातिल? क्या पुलिस ये गुत्थी सुलझा पाई? जगत के फोन लोकेशंस मिले? सर मैंने पता किया, 29 तारीख को उसकी लोकेशन घर के पास ही थी। और भैरव मीना के घर के पास? जी सर। पिशा, ये जगत और भैरव दोनों को एक साथ पुलिस स्टेशन बुलाओ। हाँ तो चेले, अपने गुरु घंटाल के कहने पे तूने मीना को बहलाया। हाँ साहब, हमारे भैरव बाबा जो कहते हैं हम वही करते हैं। और अपने गुरु जी के आदेश पर तूने मीना को मार डाला? हाँ साहब। नहीं साहब, हमारा बोलने का मतलब वो नहीं था साहब। असल में हम दोनों मिलकर ही उनके भोलेपन का फायदा उठा रहे थे साहब। लेकिन जब उनको मारने की बारी आई, हमारा तो रूह कांप गया साहब। हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे साहब। हमने तो भैरव बाबा को साफ कह दिया कि आपको मारना है तो मारिए, हमसे नहीं हो पाएगा। तू मुझे फंसाने की... झूठ मत बोल, तू नहीं मारा है मीना को। तेरे फोन की लोकेशन वहीं की थी और गार्ड ने तुझे वहां देखा भी था। साहब हम वहां गए थे और हमने इसको फोन करके कहा भी था कि तू मार दे, नहीं तो मैं मार दूंगा। लेकिन साहब ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम मीना मैडम से कहें कि तुम फांसी लगा लो और वो लगा लेंगी, मेरे लिए जान की बाजी दे देंगे। अरे साहब मैं तो मीना मैडम को जानता भी नहीं। हाँ मैंने इससे ये ज़रूर कहा था कि मेरा परिचय करवा दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं वहाँ गया था, इसका इंतज़ार कर रहा था, ये आया नहीं। साहब हमने मीना मैडम को फोन करके बता दिया कि हमारे भैरव बाबा आएंगे और आपका काम कर देंगे। तो ये बात तुमने फोन करके मीना को बताई? हाँ साहब, सुबह सुबह हमने मीना मैडम को फोन किया और साफ साफ कह दिया कि हमारे भैरव बाबा आ रहे हैं, वही आपका काम कर देंगे। तू ये क्या कह रहा है? ज्यादा शरीफ मत बन, तू नहीं मारा है मीना को। अंदर करो इस गुरु घंटाल को। साहब हम जाएं साहब? तुम जा सकते। साहब हमेशा गमछे से चेहरे को छुपा लेता था। क्या कहा था तूने? कि तूने मीना को फोन कर दिया था कि तू नहीं बल्कि तेरा गुरु आएगा। फोन करके किस नंबर से? तूने अपने नंबर से फोन नहीं किया था और उस दिन मीना के फोन पर कोई भी फोन नहीं आया था। तूने इस मोबाइल से मीना को फोन किया था और इसका सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया था, लेकिन मोबाइल अपने पास ही रखा। वो आदमी जो छुप छुप के मीना से मिलता था, जिसकी हमें तलाश थी, वो कोई और नहीं बल्कि तू था। चिंता मत करो, आज जाने के लिए नहीं कहूंगी, आ जाइए। अब आगे की कहानी अपने मुंह से बताएगा या पूरे विधि विधान से हम उगलवाएं? साहब इन लोग के कहने पर हम मीना मैडम से मिलने लगे। उनको ये विश्वास दिलाया कि यदि वो खुद फांसी पे चढ़ेंगी तो रूही मर जाएगी। लेकिन हमको पता था साहब कि अंत में तो मरना मीना मैडम को ही है। हम ये सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे साहब, इसलिए हमने मीना मैडम से कहा कि हम दोनों एक एक फर्जी सिम ले लेते हैं ताकि रूही के मरने के बाद हम नहीं फंसे। भोली थी साहब, मान गई। अगर तू मीना को मारने वाला था तो तूने सबको मना क्यों किया? सब भैरव बाबा के पास बहुत पैसा वाला लोग आते थे। हमको लगा यदि भैरव बाबा फंस जाएंगे तो उनका सारा भक्त हमारे पास आ जाएगा साहब। इसलिए हमने सोचा कि मीना मैडम के मरने के बाद अगर कोई फंसेगा तो भैरव बाबा होंगे, हम नहीं। इसलिए हम मीना मैडम के पास गए। आज हमारी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी बाबा। अब हमारी जिंदगी आपके हाथों में है। तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जगत को मीना के साथ धोखाधड़ी, हत्या और पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार किया गया और रूही और भैरव को भी मीना को मारने के षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किया गया और इन सभी पर अदालत में केस चल रहा है। हर परेशानी का समाधान है, लेकिन अपराध का हाथ थाम कर इंसान मुश्किल से बाहर नहीं निकलता बल्कि और बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें